इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए, फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए, कोई डर नहीं। अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाएं, कोई फिक्र नहीं, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। किसान भाइयों और बहनों, एक बार फिर से स्वागत है कार्यक्रम किसानवाणी में। और आज हम भेंटवार्ता में मिलवाने जा रहे हैं उन्नतशील महिला कृषक भागीरथी ऊने से, और इनसे हमने बात की है रेशम की खेती के बारे में। तो आइए सुनते हैं। किसान भाइयों और बहनों, भेंटवार्ता में आपसे मिलवाते हैं उन्नतशील महिला किसान भागीरथी ऊने से, और इनसे जानेंगे खेती किसानी से संबंधित कुछ जानकारियाँ। तो सबसे पहले भागीरथी जी, आपका कार्यक्रम किसानवाणी में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। नमस्ते दीदी सभी को। तो भागीरथी जी, अभी आपके खेतों में कौन कौन से काम चल रहे हैं? दीदी अभी खेत में तो घर पे सहतूत की खेती कर रहे हैं, तो उसकी अभी कटिंग चल रही है, और साथ में मूंग की बुआई हुई है। तो मूंग तो अभी पकने पे आया है, एक आध हफ्ता और लगेगा, उसके बाद कटिंग करेंगे। जी जी। तो अभी आपने बोला कि शहतूत की कटिंग चल रही है, तो ये शहतूत क्या रेशम पालन के लिए कर रहे हैं क्या आप? हाँ दीदी, वो रेशम पालन के लिए करते हैं। तो अभी जैसे जो कोसा बन चुका है, तैयार हो गया है, उसके बाद में खेत को जुताई करते हैं और कटिंग कर देते हैं, तो फिर अब नए जो पत्तियां हैं वो तैयार होगी, फिर उसके बाद फिर से अपना वो चालू हो जाएगा। जी। तो सबसे पहले आपने जो रेशम की खेती करने का सोचा, तो इसकी सबसे पहले रेशम जो कीट पालन है, इसको कैसे किया जाता है, या आपको इसकी कहाँ से जानकारी मिली, या इसकी शुरुआत कैसे करी आपने? इसकी शुरुआत दीदी हमारे यहाँ पे बड़े भैया को, जैसे एक्सपोजर बोलते हैं ना, विजिट पे ले गए थे बाहर, तो भैया देख के आए उधर से, और फिर समूह के माध्यम से हमारे गांव में सभी को समझाया गया, उनको दिखाया कि इससे ये खेती करने से अपना आर्थिक लाभ होता है, उत्पादन अच्छा निकलता है 1 एकड़ से। तो इसी से प्रेरित होके भैया ने देख के आए, और फिर घर पे हम सभी को बताया, तो सभी ने सहमति दिया कि ठीक है, अपन भी करके देखते हैं। तो काफी साल हो चुके हैं, 10-11 में शुरू किए थे। तो शुरू किए तो शुरुआत में सरकारी स्कीम से ही, योजना से ही करवाया था, समूह के माध्यम से। तो शुरू में पौधे दिलाए और लगाने का ट्रेनिंग दिया। फिर पौधे जैसे ही तैयार हुए 3-4 महीने में, तो फिर वो रेशम के जो कीड़े होते हैं छोटे छोटे, वो दिया गया। फिर उसको पत्ती डेली सुबह शाम दोपहर में देते थे कटिंग करके। फिर वैसे ही मतलब 20 दिन तक ये चलता रहता है प्रोसेस पत्ती खिलाने का। 20 दिन के बाद में फिर 21वें दिन से वो उनके मुंह से एक लार टाइप का निकलता है। फिर वो लार को ही वो गोल गोल आकार देके और उसके अंदर हो जाते हैं और वो कोसा बन जाता है 2 दिन में पूरा कड़क होके। हाँ, फिर उसको 2-3 दिन के बाद में वो कोसा निकाल के और यहीं पर गांव में वो गोडाउन बनाया गया था, तो वहीं पर पहुंचाते थे। फिर उसकी नपाई होके फिर बाहर भेजा जाता था। सरकारी विभाग वाले आके उसे खरीद के ले जाते थे। ऐसे ही ऐसे धीरे धीरे करते करते फिर
अपने ही पास के गांव में रामपुर में कंपनी खोल दिया गया धागा बनाने का। ऐसे चलते हुए आया तो आज छुरी में भी एक कंपनी बन गई है, प्रोड्यूसर कंपनी, दीदियों के ही द्वारा बनाया गया है संस्था के सहयोग से और सरकारी योजनाओं के सहयोग से। तो अभी अपने छुरी में रेशम का धागा भी बनता है और वहाँ पे भी दीदियों को 10-20 दीदियों को वहाँ भी रोजगार मिला हुआ है और बाकी आसपास के गांव में भी किसान को अपना ये रोजगार मिला है। साल में 4 बार उत्पादन होता है इसमें। तो हाँ, 1 एकड़ में 4 बार होता है। तो एक बार में ही जैसे 40 से 45 या फिर अगर बीच में कुछ दिक्कतें आ जाती है तो 25,000 तो कहीं नहीं जाते हैं किसान के। एक एकड़ में एक फसल से 25,000 का मुनाफा हो जाता है। तो ऐसे ही 4 फसल निकाल लेता है किसान एक साल में। तो इसमें लागत लगभग कितनी आती है अपने को? जैसे कोई भी किसान हो, अगर इसकी शुरुआत करना चाहता है इस खेती की, के पौधे चाहिए या इस रेशम के कीड़े चाहिए, तो ये कहाँ से प्राप्त किए जाते हैं? ये दीदी जब पीसी बना है दीदियों का तो पहले ये इसके अंडे जो है वो बुलाए जाते हैं बाहर से, शायद महाराष्ट्र या नागपुर इधर से मंगाते हैं। फिर यहाँ पर एक चाकी सेंटर बना हुआ है, वहाँ के अंडों को फोड़ा जाता है। फिर अंडे फूटने के बाद में 7 दिन तक उनकी देखभाल करते हैं, उसके बाद ही किसानों को दिया जाता है। तो ये सब इसमें एक दीदियों का एक ग्रुप जैसा बना हुआ है। तो जो भी किसान अगर इसमें शुरुआत करना चाहता है तो उसको सरकारी योजना से जुड़ना पड़ेगा पहले। तो जुड़ने के बाद ही उसको सारा चीज, पौधे भी उपलब्ध हो जाएंगे। योजना में से मिलता है तो हमको पौधे हो गया और जो उसके रखरखाव के लिए जो घर बनता है वो भी कुछ सब्सिडी रहती है उसमें, जैसे कि 3 लाख रुपया हो गया, ऐसा पूरा मिलता है। पौधे का हो गया ये सारा सब कुछ, और फिर अपने को बनाना पड़ता है। तो किसान को ज्यादा उसमें नहीं लगाना, 10% तक अपने को लगाना पड़ता है उसमें पैसा, बाकी तो बन जाता है योजना के तहत। बाकी सब सरकारी सहायता प्राप्त की। सरकारी सहायता प्राप्त हो जाती है। तो शुरुआत में हमको अच्छे से सहयोग मिल जाता है तो किसान शुरू कर सकता है ये सब चीजें, लेकिन उसको जुड़ना पड़ेगा उसके लिए। और साथ ही साथ एक किसान एक गांव से करेगा तो वो संभव नहीं है, उसमें ग्रुप में ही चाहिए होगा 10 से 12 किसान, ताकि जो चाकी सेंटर है वो बन सके। या फिर जैसे वो 7 दिन का हो जाता है कीड़ा तो किसान तक पहुंचाएंगे, तो एक किसान के लिए पहुंचाने तो नहीं जाएंगे ना। तो 10 लोगों का तब भी ग्रुप होना चाहिए एक गांव से। और जिस किसान के पास पानी है और करने वाले सदस्य है घर में तो वही कर पाएगा भी, नहीं तो जैसे 2 लोग हैं तो 2 लोगों से दिक्कत होती है इसमें। जब शुरुआत होती है ना तो पत्तियां वो ज्यादा इसमें लगती है तो 2 लोग कर नहीं पाते हैं, तो परिवार फैमिली चाहिए होती है इसके लिए। जी बिल्कुल, सभी का सपोर्ट होगा तभी इस काम को, कोई भी काम हो तो उसको आसानी से कर पाएंगे। जी। तो जैसे अभी मान लो कि अब कोई भी किसान रेशम की खेती कर रहा है, फसल तैयार हो गई है, तो उस फसल को वो कहाँ बेच सकता है या उसको कहाँ से उसकी मदद मिल सकती कि हाँ यहाँ पे आपको इसको फसल को ले जाना है या यहाँ पे आपको बेचना है? अभी अपने पाडर क्षेत्र में तो यहीं पर सब कुछ बना हुआ है, कंपनी है, सारा सब सिस्टम सेट हो चुका है। लेकिन जैसे नया क्षेत्र है, जैसे पिछले बार से भीमपुर ब्लॉक में स्टार्ट हुआ है, तो यहाँ से स्टार्ट हुआ तो यहाँ का जो सुपरवाइजर है उसको वहाँ पे भेजा गया कि वहाँ किसानों को सारी जानकारी देके, और जैसे ही वहाँ कोसा तैयार होता है तो वहाँ से किसान यहाँ लाकर पहुँचाते हैं अपने से। तो यहाँ खरीदी भी होती है छुरी गांव में। तो आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, आपके जैसे अब आप छुरी गांव के हो तो वहीं पे आपको सब कुछ अवेलेबल है। जी। और घोड़ा डोंगरी साइड में जो सूखा डाना है वहाँ पे भी 10 किसानों ने शुरुआत किया है, तो वो किसानों को भी पौधा यहीं से उपलब्ध करा दिया। फिर उसके बाद में जब वो फसल उनकी तैयार हो जाती है, कोसा तैयार हो जाता है,
तो सभी किसान मिलकर एक गाड़ी करते हैं, उसमें कोसा भर के और यहाँ लाके नपाई कर देते हैं। उसके बाद में उनके अकाउंट में पैसा चला जाता है। ये तो बहुत अच्छा है। और कोई ऐसी विशेष मिट्टी चाहिए इसकी खेती करने के लिए? मिट्टी का जैसे इधर क्षेत्र में थोड़ी रेतीली मिट्टी है, शायद रेतीली मिट्टी में ठंडक बनी रहती होगी, नमी बनी रहती होगी, तो इसमें पौधा भी अच्छा रहता है। और काली मिट्टी में भी पौधे लगे हैं कई लोगों के, तो वो भी ठीक ही है। लेकिन जैसे पथरीली जमीन है वहाँ पे मुश्किल होगा। तो अपन कह सकते हैं कि थोड़ी ठीक ठाक मिट्टी हल्की भी रहे तो भी हम इसमें की खेती कर सकते हैं। हाँ, हल्की जमीन में भी हम आराम से कर सकते हैं। जैसे अपने यहाँ गोबर खाद होता है, वो डाल के जमीन तैयार कर सकते हैं। जी, तो जैसे आप बता रहे कि आप बहुत सालों से इसकी खेती कर रहे हैं, इसमें आप कौन से उर्वरक डालते हैं? जैविक खेती, कोई खाद का भी उपयोग करते हैं? शुरुआत में तो रासायनिक खाद का उपयोग किया बहुत, क्योंकि पोटास हो गया अपना और डीएपी हो गया, ये सारा चीजें डालते थे। लेकिन अभी 2-3 वर्षों से अभी थोड़ा जैविक की तरफ ज्यादा जा रहे हैं। तो गोबर खाद, उसमें जो घोड़े पे होता है वो वाला खाद अभी उपयोग किया गया है उसमें। पिछले साल भी 10 ट्राली लगभग 1 एकड़ में डलवा दिया था भैया ने। तो ऐसे ही जैविक का ही हो रहा है, क्योंकि ये डीएपी और पोटास हो गया, ये बहुत महंगा पड़ता है। तो अभी तो ज्यादातर जैविक पे ही जा रहे हैं और शुरुआत कर भी दिए हैं, 2-3 वर्ष हो चुके हैं अभी। जी। तो कोई फर्क नहीं पड़ा उसमें पौधे में कि पौध रहा है या फिर अच्छा नहीं दिख रहा है। जो रासायनिक डालते थे वैसे ही अभी भी पौधा अच्छा है, स्वस्थ पौधा है। जैसे कि आपने रासायनिक का पहले उपयोग किया और अब जैविक खाद डालते हैं, तो जैविक खाद डालने से भी आपको ऐसा नहीं लगा कि इसमें कोई नुकसान हो रहा है पेड़ पौधों को, या अच्छा पौधा नहीं है? मतलब जैविक से भी हमें फायदा मिल रहा है? हाँ, मिल रहा है, लागत कम लग रही है। अब डीएपी और पोटास वगैरह डालने के लिए पैसा चाहिए होता है जी। और ये अपना गोबर खाद तो हम घर में भी तैयार करके डाल लेते हैं। जी जी। गोबर की खाद को कैसे तैयार करते हैं? अभी तो पिछले बार वो ट्रेनिंग में बताया था कि जैसे अपन घोड़े पे डाल देते हैं और वो अच्छे से गलता नहीं है, तो उसमें वो बेस्ट डीकम्पोजर करके खाद बैतूल से ही 120 रुपए का 1 लीटर मिला। उसको 100 लीटर पानी में 1 केजी गुड़ के साथ ऐसा मिक्स करके और फिर वो गुड़ की जो खाद होती है उसमें शब्बल से छेद करके, पहले तो 1 दिन पहले तो उसको पूरा पानी से भिगा दिया, गुड़े को पूरा पानी से भिगाने के बाद में शब्बल से उसमें होल करके और वो जो 100 लीटर पानी का जो घोल है उसको हर होल में डाल दिया। उसके बाद में ऊपर से भी छिड़क के और काली वाली पॉलीथीन उसमें ढक दिया। तो 45 दिन में एकदम केचुआ खाद जो बनता है वर्मी कंपोस्ट, वैसे ही वो भी एकदम दानेदार खाद बन के तैयार हो गया। तो ऐसे पिछले बार हमको ट्रेनिंग में बताया गया था, तो हमने वही विधि अपना के और खाद तैयार कर लिए हैं और वही खाद हम खेत में इस्तेमाल कर रहे हैं। ये तो बहुत ही अच्छा है, कम खर्चे में हमने बहुत अच्छे से खाद तैयार कर लेते हैं। जी, किसानों को ट्रेनिंग के माध्यम से बताया गया था, तो सब अपना अपना कर लेते हैं अब किसान। भागीरथी जी, अब हम आपसे जानना चाहेंगे कि जैसे पहले हम पारंपरिक तरीके से खेती करते थे और अब थोड़ा खेती में बदलाव आ गया है, तो ये बदलाव कैसा है? अच्छा है? लाभ का धंधा तो दीदी जैसे जैसे परिवर्तन कर रहे हैं उससे ज्यादा, पहले क्या था कि सिर्फ खाने के लिए ही पैदावार करते थे, लेकिन जैसे जैसे बीच में खूब ज्यादा रासायनिक करके भी काफी उत्पादन किया गया, लेकिन जब स्वास्थ्य को हानि होने लग गई तो अब सब तरफ जैविक बोलना जाने लगा और वास्तव में जमीन में भी बहुत फर्क आ गया। रासायनिक इस्तेमाल करके कठोरता आ गई, उत्पादन में कमी आ गई और बहुत सी बीमारियां होने लगी। तो अब जैविक जो है, जैविक को हम जैसे ही अपने जीवन में अपनाने लगे हैं तो थोड़ा सा तो फर्क आता है उत्पादन में, बाकी अनाज वगैरह में,
लेकिन ये जो रेशम की खेती है और सब्जी की खेती है, इसमें इसमें ऐसा उत्पादन का परिवर्तन उतना नहीं आया। अच्छा है, अगर हम वो नियम से उसका उपयोग करते हैं तो उत्पादन बराबर मिलता है। थोड़ा अनाज में थोड़ा सा फर्क पड़ता है जैविक में, कि थोड़ा कम निकलता है, पर धीरे धीरे करके मुझे लगता है कि वो भी अच्छा उत्पादन होने लगेगा। शुरुआत में थोड़ा तो होगा ही, उसके बाद में हमें अच्छा उत्पादन मिलने लग जाएगा। हाँ भागीरथी जी, आप परिवार घर की जिम्मेदारियों के साथ साथ आप खेती में भी समय निकाल उन्नत तरीके से खेती कर रही हैं, तो ये कैसे मैनेज करती हैं आप? ये सब तो परिवार के सहयोग से होता है दीदी, क्योंकि बिना सहयोग से तो कुछ कर ही नहीं पाते हैं। जैसे मैं थोड़ा सा समूह से जोड़ने के माध्यम से कहीं भी ट्रेनिंग वगैरह होती है तो इसमें मैं अपना समय देती हूँ, फिर वही चीजें मैं अपने घर में आकर बताती हूँ, तो घर के लोग सहयोग करते हैं कि ठीक है नया चीज है तो करके देखते हैं। जब करके देखते हैं तो उसका रिजल्ट अच्छा आता है। तो ये सारा चीज देखते हुए सभी परिवार के लोग सहयोग करते हैं और हम सब लोग मिलके ये काम करते हैं और फर्क दिखता है तो लोगों को भी बताते हैं कि ऐसा करने से ऐसा होता है। ग्रामीण बहनों और किसान भाइयों को भी प्रेरित करती है। जी, जैसे अपने समूह में हम जब बैठते हैं तो सभी दीदियों को ये सारा चीज भी बताते हैं कि ऐसा करने से ऐसा हुआ। उनको दिखाते भी है कि हमने ये किया है तो आप भी करके देखिए। जैसे सब्जी में ही है, मल्चिंग वाला खेती शुरू की है अभी, तो उसमें भी निदाई गुड़ाई का जो झंझट है वो खत्म हो जाता है। तो ये सारा चीज हम जब शुरू करते हैं तो वही चीज अगर अच्छा होता है तो हम ग्रुप में बताते हैं अपने किसान बहनों को कि भाई दीदी आप भी ऐसा कीजिए। पानी की बचत भी हो जाती है, ड्रिप लगाते हैं तो बार बार दवाइयाँ डालने का भी बचत हो जाता है। सारा चीजें मतलब जहाँ पे हम ज्यादा समय देते हैं वहाँ पे ज्यादा हम समय ना देकर दूसरी जगह दे सकते हैं। बीमारियां भी बहुत कम आती है, क्योंकि मिर्ची में हमको फर्क दिखा कि साधारण तरीके से जो मिर्ची लगाते थे उसमें वो कुकड़ा वाली बीमारी बहुत ज्यादा आती थी, फिर पौधा सूखने लगता था फल के साथ। लेकिन जब अभी जैसे पिछले अक्टूबर या नवंबर में मिर्ची लगाए थे तो मल्चिंग में लगाए तो वो पौधा बिल्कुल स्वस्थ था और उसने मतलब उत्पादन भी अच्छा दिया। काफी मिर्ची अच्छी निकली घर के लिए भी और बेच भी दिए। तो हमको फर्क लगा कि भाई मल्चिंग में बीमारियां कम आती है और ये कुकड़ा है हो गया और सूखने वाली जो बीमारी है वो हो गई, ये सब कुछ नहीं दिखा है। तो ये तो फर्क पड़ता है। और जमीन में जो लगाते हैं निंदाई समय पे नहीं हो पाती है और हो सकता है कि जमीन के अंदर से ही बीमारियां और पैदा हो जाती। मतलब आप खेती किसानी अगर कर रहे हैं तो और आपको अच्छा प्रशिक्षण मिल रहा है और सही जानकारी है तो खेती हमारा लाभ का धंधा है। जी जी जी, बहुत ही अच्छी जानकारी दी भागीरथी जी आपने और इतना समय निकाला और इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार दीदी। किसान भाई और बहनों, अभी हम सुन रहे थे भेंटवार्ता भागीरथी होने से रेशम की खेती के बारे में। अब चलते हैं सामयिक कृषि चर्चा के विषय पर और आज कृषि चर्चा का विषय है करेला स्वास्थ्यवर्धक सब्जी। किसान भाई और बहनों, करेला एक अत्यंत स्वास्थ्यवर्धक सब्जी है। यह अपने कड़वे स्वाद के बावजूद औषधीय गुणों का खजाना है और पारंपरिक रूप से आयुर्वेद में इसका बहुत ही ऊंचा स्थान है। यह तो सभी जानते ही हैं। श्रोताओं, करेले में इंसुलिन जैसे यौगिक होता है जो रक्त शर्करा यानी डायबिटीज़ के स्तर को नियंत्रित करने में अत्यधिक लाभकारी है। फाइबर से भरपूर यह सब्जी पाचन क्रिया को दुरुस्त करती है, गैस अपच की समस्या को दूर करती है और मेटाबॉलिज्म को तेज करती है। करेले में कैलोरी की मात्रा बहुत कम होती है जो फैट बर्न करने और वज़न घटाने वालों के लिए बेहतरीन विकल्प है। इसमें विटामिन ए, विटामिन सी और एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होने के कारण त्वचा को चमकदार बनाता है और बालों को मजबूत करता है और यह लीवर की सफाई के साथ साथ खून को भी साफ करता है। आयुर्वेद के अनुसार करेले के साथ भिंडी, बैंगन और तुरई जैसी सब्जियों को एक साथ खाने से बचना चाहिए। श्रोताओं,
जैसे कि अभी हमने करेले के फ़ायदे के बारे में बात की और अब बातें करते हैं करेले की खेती के बारे में। किसान भाइयों और बहनों, करेले की खेती कम समय में बेहतरीन मुनाफा देने वाली नगदी फसल है। उन्नत तरीके से सही बुआई करके आप 1 एकड़ में 130 से 160 क्विंटल तक की शानदार पैदावार ले सकते हैं। करेले की बुआई का सही समय है गर्मी में जनवरी के अंतिम सप्ताह से मार्च तक होता है और बरसात के समय में जून से जुलाई तक। फसल की बुआई से पहले खेत की अच्छी तरह से जुताई करके मिट्टी को भुरभुरा बना ले। प्रति एकड़ में 5 से 6 ट्राली सड़ी हुई गोबर की खाद डालें और श्रोताओं, सबसे ज़रूरी बात, उन्नत किस्मों का ही चयन करें, जैसे BNR अंबर, सेमिनस अभिषेक, इष्ट वेस्ट प्रगति 065 F1, पूसा विशेष और अर्का हरित। इन बीजों को बोने से पहले अंकुरित करके जरूर देखें और बीजों को उपचारित जरूर करें। 1 एकड़ में लगभग 500 से 600 ग्राम बीजों की आवश्यकता होती है। किसान भाई और बहनों, आप यह तो जानते ही हैं कि करेले की बेला को ऊपर चढ़ाने के लिए मंडा या मचान बनाना जरूरी है, तभी फसल का अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। मचान विधि से करेले की बेला को सड़ने से बचाया जा सकता है और फलों की अच्छी गुणवत्ता प्राप्त होती है। और इसकी बुआई के समय लाइन से लाइन की दूरी 5 से 6 फीट और पौधों से पौधों की दूरी 1 से 1.5 फीट या फिर 2.5 फीट रखें। आप मल्चिंग पेपर और ड्रिप सिंचाई का उपयोग करके पानी की बचत कर सकते हैं। इस विधि से खरपतवार भी नहीं उगते। गर्मियों में हर 3 से 4 दिन के अंतराल सिंचाई करें और फूल और फल आने के समय नमी बनाए रखना बहुत ज़रूरी है और सूक्ष्म पोषक तत्वों का समय समय पर उपयोग करते रहें ताकि फसल का अच्छा उत्पादन ले सके। बुआई से लेकर अच्छी पैदावार प्राप्त करने के लिए फसल की सही देखभाल बहुत ज़रूरी है, तभी हम अच्छा फ़ायदा ले सकते हैं। किसान भाइयों और बहनों, यह थी चर्चा आज के विषय पर। और अब एक खास बात, माननीय कृषि मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी ने कहा है कि भारत सरकार की नीतियों और वैज्ञानिकों के द्वारा उन्नत किस्मों के कारण और राज्य सरकारों के सहयोग से इस वर्ष सारे रिकॉर्ड टूटे हैं उत्पादन में, चाहे गेहूँ, चावल, दलहनी फसलें हो या फिर तिलहनी फसलें, सभी में रिकॉर्ड उत्पादन हुआ है, जो पिछले सारे रिकॉर्ड टूटे हुए। यही थी आज की सभी के लिए बहुत अच्छी खबर है किसान भाइयों और बहनों। और अब कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और बातें करते हैं हमारी श्रृंखला बातें खेती किसानी की। इसमें आज हम बातें कर रहे हैं दुधारू पशु खरीदते समय रखें सावधानी। किसान भाइयों और बहनों, ग्रामीण अर्थव्यवस्था में पशुपालन खेती का मजबूत आधार है। अक्सर किसान भाई पशु मेला या बाहरी जिलों से पशु खरीदते हैं और उस समय जो किसान भाई को जानकारी दी जाती है वह उनकी जानकारी रहती है, पर हम चाहे तो पशु की बाहरी दिखावे पर भरोसा कर लेते हैं, जिसके बाद में आर्थिक नुकसान भी उठाना पड़ता है। पशु खरीदते समय किसान भाइयों बहुत कुछ बातों की जानकारी होनी चाहिए, जैसे कि पशु की शारीरिक बनावट। पशु खरीदने से पहले उससे अच्छी तरह चलाकर देखें। उसे चलने की चाल सामान्य होनी चाहिए। आंखें चमकीली और साफ होनी चाहिए। नाक यानी नूथन पर नमी हो, जो स्वस्थ पशु की पहचान है। पशु की खाल पतली और चमकदार होनी चाहिए। यदि बाल खड़े हैं और त्वचा बहुत सख्त है तो पशु बीमार हो सकता है। पशु की उम्र का सटीक पता उसके दांतों से लगाया जाता है। पशुपालक कोशिश करे कि पशु दूसरे या तीसरे ब्यात का हो, क्योंकि उस समय दूध का उत्पादन अपने चरम पर होता है। बहुत अधिक उम्र के पशु 6 ब्यात से ऊपर के खरीदने से बचे, क्योंकि उत्पादन क्षमता घटती है। इससे पशुपालकों को आर्थिक नुकसान हो सकता है। पशु के टीकाकरण का रिकॉर्ड जरूर मांगे। पशु खरीदने के बाद उसे तुरंत अपने पुराने पशुओं के साथ न बांधे। कम से कम 10 या 15 दिनों तक उसे अलग रखें, ताकि उसमें कोई संक्रमण या बीमारी हो तो वह अन्य पशुओं तक ना फैले। पशु की खुराक खाने की आदतें पहले से जान ले।
यदि पशु सूखा चारा या हरा चारा नहीं खाता तो उसकी सेहत पर असर पड़ सकता है। तो किसान भाई और बहनों, यह थी कुछ बातें जो हमें पशु खरीदते समय पता होनी चाहिए। और अब किसान भाई और बहनों, बात बता देते हैं मौसम की जानकारी। मौसम विभाग की जानकारी के अनुसार 29 मई से मौसम में बदलाव की संभावना है। इसके बाद प्री मानसून बारिश, तेज हवाएं चलने से भीषण गर्मी में बड़ी राहत मिल सकती है। तो किसान भाई और बहनों, अब समय हो गया है आपसे विदा लेने का। अब किसान वाणी कार्यक्रम को यहीं समेटते हैं और आप हमारे साथ जुड़े इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कल फिर मिलेंगे नए विषय और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए दीजिए अनुमति आपकी बहन सरिता शेषकर को। जय राम जी की, जय जवान, जय किसान। अरे 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 क्या कर रहा है? इधर इधर इधर, हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का। उतला बोल रहा है? हाँ, पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं? मतलब? देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है। और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था। पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से, कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी। हाँ, माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। अरे अब पहली वाली बात कहाँ? पर अब तो सब यही डाले हैं। सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं। खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं। सच है? रे बेटे, एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं। हाँ। ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा। माटी से प्रेम की परंपरा है, परंपरागत खेती। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।